Dear students, today we shall be talking about the hydrosphere. In our earlier lecture, we discussed about the early ecological succession. We discussed about its definition, types and factors causing ecological succession. And then we discussed about the mechanism, how this ecological succession occurs. Today we shall be dealing with hydrosphere, wherein we shall be discussing how ecological succession takes place in a water body. Before proceeding, it is my request to you all to like and subscribe my channel BioLearnia. Now, let us discuss what hydrosphere is. We say a plant succession which occurs in freshwater lake is simply we say the plant succession which occurs in freshwater lake, it is hydrosphere. So in time, an area of a open fresh water, it will naturally dry out and ultimately become woodland. And it is the gradual conversion of the ponds and lakes to the forest ecosystem. And then with time, the ponds and lakes, they are gradually filled with the eroded sediments. These sediments move in the shorelines and eventually fill in the lake. The plant sequence which follows during the course of the hydrosphere, they are the lake plants, reeds, grasses, shrubs and trees. हम सिंपल मानों में हाइड्रोसीड बोलते हैं कि जब एक कम्युनिटी पानी में तब्दील हो जाती है दूसरी कम्युनिटी से, तो इस तरह के प्रोसेस में जो बहुत सारी सीरियल स्टेजेस बीच में आती हैं और एक के बाद एक बदलती रहती हैं जब तक कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना आ जाए, तो ये जो प्रोसेस पूरा इस वाटर बॉडी में होता है, हम इसको हाइड्रोसीड बोलते हैं। मगर इस कम्युनिटी के साथ साथ चेंज होने के साथ साथ इसके साथ में क्या होता है कि ये जो पॉन्ड है, ये जो पानी से भरा तालाब है या पानी से भरी वाटर बॉडी है, ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाएगी एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। और जब जूं आहिस्ता आहिस्ता इस वाटर बॉडी में सेडिमेंट्स, क्ले पार्टिकल्स और जो पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ में, चाहे वो बारिश का पानी हो, इसके साथ में अपने साथ बहाकर जो सेडिमेंट्स ले आता है, वो इस पॉन्ड को आहिस्ता आहिस्ता शैलो करता जाएगा, इसकी डेप्थ को खत्म करता जाएगा, इसकी डेप्थ को कम करता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये लेक तब्दील हो जाएगी एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। मगर बहुत सारी तब्दीलियां, यानी कि बहुत सारी कम्युनिटीज एक के बाद एक चेंज होती रहती है, जिसको हम अब जानेंगे कि कौन सी कम्युनिटी के बाद कौन सी कम्युनिटी आती है। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जो कम्युनिटी आती है उसे हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। तो जब हम फाइटोप्लैंक्टन स्टेज की बात करते हैं, इसमें यूनिसेलुलर फ्लोटिंग एल्गल प्लांट्स, जिसमें कि सबसे पहले डायटम्स, सबसे पहले हम बात करेंगे डायटम्स की और फाइटोप्लैंक्टन्स की, जो सबसे पहले इस वाटर बॉडी में एज पाइनियर स्पीशीज आती हैं, जिनके स्पोर्स वगैरह हवा से इस वाटर बॉडी तक पहुंचते हैं और ये यहां पनपते हैं। हालांकि पाइनियर कम्युनिटीज का जिक्र हमने पहले भी अपने पिछले लेक्चर में भी किया था कि क्या क्वालिटीज होती हैं एक पाइनियर स्पीशीज में, पाइनियर कम्युनिटी में। वो बहुत ही छोटी होती हैं, वो हार्श होती हैं, हार्डी होती हैं, वो कम न्यूट्रिएंट में भी सर्वाइव कर सकती हैं। तो इसलिए वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिन्हें न्यूट्रिशन की बहुत कम न्यूट्रिशन में भी पनप सकें, तो वैसी कम्युनिटीज सबसे पहले आ जाती हैं। जिसमें अगर वाटर बॉडी की बात करें तो यहाँ पर डायटम्स और हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें, फाइटोप्लैंक्टन में भी जैसे कि हमारे पास यूनिसेलुलर एल्गी है, हमारे पास स्पायरोगायरा है, उस तरह के जो फाइटोप्लैंक्टन है वो आते हैं। जब फाइटोप्लैंक्टन वगैरह आ गए तो दे आर फॉलोड बाय द जूप्लैंक्टन सच एज प्रोटोजोअन्स, एमीबा, paramecium, euglena. So when these very zooplanktons, they also establish themselves. Thereafter the fishes get the opportunity, because they have now something to eat, they get established themselves, such as bluegill fin, sunfish, largemouth fish. And then after their death and decay,
They settle down to the bottom of the pond and decay into humus that gets mixes up with that of the silt and clay particles, which is brought from the basin as a runoff to these very water bodies. इनका ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये जो जूप्लैंक्टन है, ये जो फिशेस हैं, अब ये जब मरेंगी तो ये सेटल डाउन हो जाएंगी, इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन के साथ साथ ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में जो बाहर से सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स आ जाएंगे वो भी पांड में जमा होते जाएंगे, पांड को शैलो करते जाएंगे। तो ये थी हमारी फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, जो कि सबसे पहली स्टेज है। तो सबसे पहली स्टेज हाइड्रोसीर में वो है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। देन जो दूसरी स्टेज हमारे पास है उसको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड स्टेज। अब जो जो वाटर बॉडी शैलो होती जाएगी, more submerged rooted species are able to become established due to increasing light penetration in the shallower water. अब जो जो ये वाटर बॉडी शैलो होती जाएगी तो हमारे पास सबमर्ज्ड बट रूटेड, आप देख रहे हैं सबमर्ज्ड बट रूटेड वेजिटेशन जो है ये अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी, क्योंकि अब जो है शैलो होने से अब पानी के तल तक जो लाइट है वो पेनिट्रेट हो पा रही है, तो इसलिए सबमर्ज्ड वेजिटेशन जो है वो भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएगी। और साथ साथ क्या होगा कि जो सबमर्ज्ड वेजिटेशन है ये तो एस्टैब्लिश होगी ही होगी, जिस तरह से जैसे कि माइरोफाइलम आ गया हमारे पास, वेलिस्नेरिया आ गया हमारे पास, इलोडिया आ गया हमारे पास, हाइड्रिला है हमारे पास, सेरेटोफाइलम है। ये कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिन्हें हम सबमर्ज्ड रूटेड वेजिटेशन बोलते हैं, ये एस्टैब्लिश करेंगे। और एक बार ये एस्टैब्लिश हो गए, ये कोलोनाइज करेंगे इस वाटर बॉडी को और चेंजेस लाएंगे, और ये चेंजेस बहुत तेज होंगी। हम बोलते हैं दे कोलोनाइज द सक्सेशनल चेंजेस, these species colonize, the successional changes are more rapid। अभी जो सक्सेशनल चेंजेस होंगी ये मोर रैपिड होंगी, और खास तौर पर जो ऑटोजेनिक और ऑर्गेनिक मैटर एक्युमुलेशन है, जो ऑटोजेनिक चेंजेस होंगी और ऑर्गेनिक मैटर एक्युमुलेशन होगा, ये ज्यादा तेजी से हो जाएगा। और इस स्टेज में अब क्या होगा, हमने पीछे भी जाना कि कुछ जो है स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज भी एस्टैब्लिश कर पाती हैं। तो इस जगह में अब हमारे पास गैमेरस, डेफनिया, साइक्लोप्स, साइप्रिस, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है एनिमल, ये भी आना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह हमने पिछली स्टेज में जाना कि इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स दे विल एंटर द लेक and which are trapped more quickly by the net of the plant roots and rhizomes they which grow on the pond floor। अब क्या होगा, जो ये पॉन्ड फ्लोर में ये जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, मान लीजिए कि अब जो ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल पार्टिकल्स, सिल्ट पार्टिकल्स जो आते जाएंगे वो इनके रूट्स में ट्रैप होते जाएंगे और एक्युमुलेट होते जाएंगे, और पॉन्ड जो है वो और शैलो होता जाएगा। अब इसकी जो डेप्थ है वो लगभग 2 से 5 फीट जब हो जाएगी, 2 से 5 फीट रह जाएगी, तो अब ये सबमर्ज्ड रूटेड वेजिटेशन को सपोर्ट करने के लिए फिर ठीक नहीं रहेगी। यानी कि अब हम ये दूसरी स्टेज में हमने ये जाना कि रूट सबमर्ज स्टेज जो है अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी, और क्योंकि लाइट पेनिट्रेशन हो रही है बॉटम तक, इसलिए वो रूटेड सबमर्ज्ड वेजिटेशन एस्टैब्लिश हो पा रही है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका डेथ एंड डिके होगा, ये तब्दील हो जाएंगे ह्यूमस में, और साथ में जो ऑर्गेनिक कंटेंट जो सिल्ट आ रहा था वो भी आता जाएगा, इनके रूट्स में ट्रैप होता जाएगा और पॉन्ड और शैलो होता जाएगा। और जो जो ये पॉन्ड 2 से 5 फीट इसकी डेप्थ रह जाएगी, अब ये सूटेबल नहीं रहेगा सबमर्ज्ड स्टेज को जो है सपोर्ट करने के लिए। तो अब यानी कि ये कम्युनिटी अब चेंज हो जाएगी दूसरी कम्युनिटी से। वो दूसरी कम्युनिटी क्या है, तीसरी कम्युनिटी क्या है, वो तीसरी कम्युनिटी है हमारे पास फ्लोटिंग स्टेज। यानी कि अब जो कम्युनिटी हमारे पास आएगी वो है फ्लोटिंग स्टेज। द फ्लोटिंग रूटेड प्लांट्स दे आर रूटेड इन मड। अब ये जो हमारे पास ये जो दिख रही है आपको ये वेजिटेशन, चाहे वो निम्फिया है, चाहे वो निलंबू है, चाहे पोटामोजिटॉन है, तो
इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, ये फ्लोटिंग होते हैं, मगर इनके रूट्स जो होते हैं वो रूटेड होते हैं, इनके रूट्स रूटेड हैं. So but their leaves, they are floating. So some free floating species, they become associated with the root plants. So the floating stage, faunal living space is increased. अब क्या होगा कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के रहने की जगह भी सुटेबल हो जाएगी. क्यों क्यों क्योंकि अगर एनिमल्स यहां पर कोई रहना चाहेंगे तो उनको शेड प्रोवाइड होगी इन फ्लोटिंग वेजिटेशन से. अब जैसे कि ये जो एनिमल फौना है, जिसे या फॉनल कम्युनिटी बोलते हैं, वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी, यानी कि और ज्यादा जो एनिमल्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हाइड्रा, फ्रॉग, स्नेल, सैलेमेंडर. सैलेमेंडर्स हमारे पास आएंगे, गिल ब्रीदिंग स्नेल्स आएंगी, हमारे पास डाइविंग बीटल्स आएंगे जो कोलोनाइज करेंगे, क्योंकि ये इनमें कैपेबिलिटी है कि ये फ्लोटिंग प्लांट्स की अंडरनेथ सरफेस को ये यूटिलाइज कर सकें फॉर देयर ओन लिविंग. तो साथ में चांसेस हैं कि टर्टल्स और जो स्नेक्स हैं वो भी अपीयर हो जाएं. सो these very large and broad leaves of the floating plants shade the water surface and the conditions become unsuitable for the growth of submerged species. अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब जब भी ये और पनपेंगे, जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है ये ज्यादा होती जाएगी, तो ये ऊपर वाली सरफेस को पर्टिकुलरली कवर कर देगी और सबमर्ज्ड वेजिटेशन को अनसुटेबल बना देगी, यानी कि उनके लिए सुटेबल नहीं रहेगा ये हैबिटेट फिर सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये लाइट पेनिट्रेशन को रोक देंगे. और ये जो सबमर्ज्ड वेजिटेशन है ये आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाएगी, या आहिस्ता आहिस्ता वैनिश हो जाएगी या डिसअपियर हो जाएगी. सो द प्लांट डिके, अगेन ये हर स्टेज में हम लोग जानते हैं कि अब ये प्लांट का डिके होगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा, इससे पॉन्ड और शेलो होता जाएगा, और साथ में जो भी सैंड सिल्ट बाहर से आएगी ये पॉन्ड को और शेलो करती जाएगी. इस फ्लोटिंग के बाद हम ये जानेंगे कि इसके बाद क्या होगा. एक चौथी स्टेज आएगी जिसे हम रीड स्वैम्प स्टेज बोलते हैं. मगर जब हम इसकी बात करते हैं, इस फ्लोटिंग रूटेड वेजिटेशन के बाद की बात करते हैं, तो ग्रेजुअली द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड डिक्रीजेस ड्यू टू इवेपोरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. ये जो फ्लोटिंग स्टेज थी, इससे पहले वाली तीसरी स्टेज, इसकी वजह से जो डेप्थ डिक्रीज होती जाएगी, और इसकी इवेपोरेशन की वजह से, यानी कि इनकी ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन की वजह से ये पानी को इवेपोरेट करेगा, क्योंकि इसके ब्रॉड लीव्स हैं तो ये पानी को इवेपोरेट करेगा और ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होता जाएगा और कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स की इंक्रीज होती जाएगी. इवेपोरेशन होगी जिसकी वजह से पानी कम हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर की डिपोजिशन हो जाएगी क्योंकि ये इनका डेथ एंड डिके के बाद ये सेटल होते जाएंगे और ऑर्गेनिक मैटर डिके होता जाएगा, ह्यूमस बनता जाएगा, पॉन्ड शेलो होता जाएगा, और साथ में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि ये वाटर बॉडी जो है ये यूट्रोफिक स्टेट की तरफ जाएगी, यानी कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स की तरफ जाएगी. और ये हम लोग जानते हैं कि यूट्रोफिकेशन एक वाटर बॉडी को खत्म कर देती है और वो फिर वाटर बॉडी जो है आहिस्ता आहिस्ता एक जंगल में तब्दील हो जाती है, ये हमें पता है. अब फ्री फ्लोटिंग वीड्स सच एज एजोला की बात करें हम, लेमना की बात करें हम, वुल्फिया की बात करें हम, स्पायरोडेला की बात करें हम, या फिर पिस्टिया की बात करें, इनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि ये भी फ्लोटिंग जो वीड्स हैं ये भी इनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा और ये न्यूट्रिएंट्स को और इनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और इंक्रीज हो जाएंगे और इनकी डेथ एंड डिके की वजह से और बिल्डअप हो जाएगा, जो ह्यूमस है और बिल्डअप हो जाएगा और पॉन्ड शेलो होता जाएगा. और इसके बाद अब क्या होगा, अब हम बात कर रहे हैं कि एमरजेंट प्लांट्स आ जाएंगे जिसे हम रीड स्वैम्प स्टेज बोलते हैं. अब चूंकि पॉन्ड बहुत शेलो हो जाएगा तो इसकी वजह से एमरजेंट प्लांट्स आएंगे, एमरजेंट प्लांट्स, जैसे कि फ्रैगमाइट्स आ गया हमारे पास, फ्रैगमाइट्स आ गया हमारे पास, जो है टाइफा है हमारे पास, जिज़ेनिया है. फ्रैगमाइट्स को हम रीड ग्रास बोलते हैं, टाइफा को हम कैट टेल बोलते हैं और जिज़ेनिया को हम वाइल्ड राइस बोलते हैं. या अगर हम इसी स्टेज को हम अमेरिकी भाषा में बोलें तो हम इस स्टेज को मार्श स्टेज भी बोलते हैं, मार्श स्टेज भी बोलते हैं.
सो अब ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये टाइफा है, कैट जिसे हम जिजेनिया बोलते हैं, जिजेनिया है, फ्रैगमाइट्स है, तो ये क्या करेंगे, ये इन्वेड करेंगे और इनके जो राइजोम्स हैं, इनकी जो जड़ें हैं, ये बहुत ज्यादा फैलती हैं इस पर मड में। तो ये क्या करेंगे, ये मिट्टी को अपने साथ जोड़े रखेंगे, यानी कि दे विल निट द मड टुगेदर टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिटर। ये मड को अपने साथ में जोड़कर ज्यादा से ज्यादा लिटर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये पॉन्ड है और शेलो होता जाएगा, और साथ में ट्रांसपायरेशन तो हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है, यानी कि पानी और ज्यादा कम होता जाएगा। सेज मीडो स्टेज, ये क्या होगा कि म्यूजिक कंडीशंस डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि अब ये पानी बहुत ज्यादा नहीं है, पानी कम है। सो सक्सेसिव डिक्रीज इन द वाटर लेवल एंड चेंजेस इन द सबस्ट्रेटम, दिस विल हेल्प द मेंबर्स ऑफ द साइप्रेसी एंड ग्रामिनी, यानी कि अब टाइफा, कैटेल, जिजेनिया, फ्रैगमाइट्स। इसके बाद में अब चूंकि पानी और कम हो रहा है, तो ये जो सबस्ट्रेटम है इसमें चेंजेस आएंगी, और साइप्रेसी फैमिली, ग्रामिनी फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो इन्वेड करना शुरू कर देंगे, जैसे कि केरेक्स केरेक्स जैसे कि जुनकस, ये एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। दे फॉर्म अ मैट ऑफ वेजिटेशन, ये एक वेजिटेशन का मैट बनाएंगे जो सेंटर की तरफ, वाटर बॉडी में सेंटर की तरफ मूव करेगा। जो जिसकी जो हम पहले हमने बात की थी, ये लगभग वो शेलो वाटर बॉडी में मैट की तरह मड को रोके रखता है, मगर ये जो सेजमीडो है ये अब मूव करता जाएगा, सुखाता जाएगा और सेंटर की तरफ मूव करता जाएगा वाटर बॉडी के। The above water leaves transpire water to the lower the water level, मैंने आपसे कहा कि ट्रांसपायरेशन होती जाएगी, वाटर लेवल लो होता जाएगा, and additional leaf litter to the soil will be added, and eventually the sedge peat accumulates above the water level and the soil is no longer totally waterlogged। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, सेज पीट एक्यूमुलेट हो जाएगा, वाटर लेवल कम होता जाएगा, और सॉइल जो है अब इसमें वाटर लॉगिंग नहीं है, यानी कि अब ये पानी लगभग पानी को सुखा देगा। अब द हैबिटेट बिकम्स सुटेबल फॉर द इन्वेजन ऑफ हर्ब्स, अब ये जो हैबिटेट है, अब ये इन्वेजन के काबिल है किनकी, हर्ब्स की और सेकेंडरी स्पीशीज, जैसे कि मेंथा, जैसे कि कैल्था, आयरिस और गैलियम। यानी कि जो जो वाटर कम होता जाएगा, अब हर्ब स्पीशीज आ जाएंगी और वो इन्वेड करेंगी, जैसे कि मेंथा, कैल्था, आयरिस, गैलियम, और ये बहुत ही ज्यादा तेजी से जिसे हम बोलते हैं लग्जूरियंट ग्रोथ, एंड दे विल ब्रिंग फर्दर चेंजेस टू द एनवायरमेंट, और ये एनवायरमेंट को चेंज करते जाएंगे और दोबारा चेंज करते जाएंगे। तो इसके बाद जो अब स्टेज आएगी उसे हम बोलते हैं वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड यानी कि अब नाम से ही हम जानते हैं कि अब छोटा मोटा जंगल बनने की कोशिश करेगा, या हम अभी जंगल से पहले कुछ लकड़ी वाले यानी कि सख्त तनों वाले पेड़ जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। The soil now remains drier for most of the year and becomes suitable for the development of the wet woodland. It is invaded by the shrubs and trees such as salix, alnus, and populus. So, with the change in the water depth and vegetation, the aquatic fauna also change and ultimately gets replaced by the land animals. अब हमने ये बात की कि वेजिटेशन या प्लांट के बाद में या हम फ्लोरा के बाद में जो जो फ्लोरा चेंज होता है उसी के हिसाब से फौना भी चेंज होता है। अब इसी के मुताबिक लैंड एनिमल्स भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, पानी के जानवरों के साथ में अब लैंड एनिमल्स यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, और जो वाटर एनिमल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वैनिश हो जाएंगे। सो दीज प्लांट्स दे, अब हमने ये जाना कि बड़े बड़े पौधे जिनकी अभी हमने बात की, चाहे सेलिक्स की, एलनस की या पॉपुलस की, इनमें कैपेबिलिटी है कि ये शेड प्रोड्यूस करते हैं, दे विल प्रोड्यूस शेड, they will lower the water table, and they carry on the transpiration, they will build up the soil and lead to the accumulation of the humus, and with the associated microorganisms, it means that they are totally changing the environment again now according to their own needs.
So this type of the wet woodland is also known as कैर. इस तरह के वुडलैंड जो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं शुरुआती दौर में, इस तरह के वुडलैंड को हम कैर भी बोलते हैं. देन देयर आफ्टर, अब वुडलैंड स्टेज के बाद जो स्टेज आती है उसे हम बोलते हैं क्लाइमेक्स स्टेज. क्लाइमेक्स स्टेज को हम आखिरी स्टेज बोलते हैं या हम स्टेबल स्टेज बोलते हैं. तो और ये मानते हैं कि इसके बाद अब और कोई कम्युनिटी नहीं आ सकती है. ये एक कम्युनिटी मानी जाती है कि जो इक्विलिब्रियम में रखती है इकोसिस्टम को. सो फाइनली ए सेल्फ परपेचुएटिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप्स. इट मे बी फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट में तब्दील हो जाएगी इफ द क्लाइमेट इज ह्यूमिड. अगर तो ह्यूमिड किस्म का क्लाइमेट है तभी एक फॉरेस्ट में तब्दील हो जाएगी. अगर सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट है तो ये ग्रासलैंड में तब्दील हो जाएगा. और अगर जीरिक कंडीशन है यानी कि बहुत ही पानी कम है तो ये एक डेजर्ट इकोसिस्टम में जो है कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि यही वाटर बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 3 हिस्सों में. या तो फॉरेस्ट बन जाएगा अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है, ये सेमी ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो ये ग्रासलैंड बनेगा, और अगर जीरिक एनवायरनमेंट है तो ये एक डेजर्ट में चेंज हो सकता है. क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स स्टेज डेजर्ट हो सकती है. Forest is characterized by the presence of herbs, shrubs, mosses, shade-loving plants, trees, and including decomposers. So the overall changes taking place during the development of the successional communities are building up of substratum, shallowing of water, addition of humus and minerals, and soil building and aeration of the soil. ये हमने पीछे सब स्टेजेस में हमने ये जाना कि ये जो ओवरऑल चेंजेस है जो सक्सेशनल फेज में होता रहा वो यही होता रहा कि सबस्ट्रेट डेवलप होता रहा, बिल्डअप होता रहा, वाटर शेलो होता रहा, ह्यूमस ऐड होता रहा, मिनरल्स ऐड होते रहे, सॉइल बिल्डअप होती रही और सॉइल में एरेशन बिल्डअप होती रही. तो जो हम इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करते हैं, जो पानी है वो फिलअप होता है सेडिमेंट्स के साथ में किसी ओपन वाटर बॉडी में. ये पानी के वाटर बॉडी को शैलो कर देता है, वेजिटेशन को इनर साइड की तरफ मूव करने पर मजबूत कर देता है और वाटर बॉडी शैलो हो जाती है. और बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं वो और वजूद में आती हैं जो ये डाइवर्स होता जाता है. द सेंटर इज ऑक्युपाइड by floating and submerged plants with reeds near the shores, followed by sedges and rushes growing at the edges, and still further are shrubs and trees occupying the dry land in the last. So this was all about the hydrosphere, that how this very forest, a grassland or a desert climax reaches from a water body, that what changes are there, what changes do take place, and how these very communities change one after another. Now let us have a quick revision. We were discussing that first of all it is the phytoplankton and the zooplankton which invade, and we talked about the diatoms, we talked about the unicellular algae, and then we talked about the zooplanktons. They also come, and then along with the zooplankton there are chances that some small fishes they may come. First phytoplankton, diatoms, unicellular algae, spirogyra, and many other phytoplanktons. Then there comes the submerged rooted plants. We talked about the hydrilla, we talked about the Elodia, we talked about Vallisneria, we talked about the Ceratophyllum. Then we talked about that these floating hydrophytes. We also talked about the certain, along with them, the certain crustaceans, mayflies, they may also reach, such as Acylas, Gammarus, Daphnia, Cypress, Cyclops. They may also establish themselves, and with their death and decay, more this very humus gets accumulated. Then we talked about the floating hydrophytes. We talked about the Nilambo, we talked about the Nilambo nocifera, we talked about the Trepa, we talked about the Nymphia. So then we talked about, and then we also discussed that when these very rooted vegetation
They establish themselves, they cut down the light, and then the submerged rooted vegetation, they begin to fade away, they become to vanish, they begin to disappear, because now the condition was not suitable for them. And in the meantime, their death and decay, the humus accumulation, that goes on. Then we discussed reed swamp stage. We also called as it as the marsh stage in the American language. We also discussed that before this very reed swamp stage, some floating organisms, floating plants such as Azolla, Lemna, Pistia, Wolfia, Spirodella, they do also establish, and with their death and decay, they make the pond water again shallow. And then there comes the this very marsh or reed swamp stage, wherein we discussed about the typha. We called it as the cattail phragmites. They tighten the mud with the help of their rhizomes, and they accumulate more and more litter. Then we discussed that woodlands, they do come, such as carex, juncus. We talked about them. Then we also talked about that the uh, populus, alnus, salix, they invade, and they usually modify. They modified the environment, and evaporated more water, and then the emergence of the land animals. So now they evaporated this water in such a way that the land animals are now attracted. Some land animals, they also come. And then we also talked about the climax stage, wherein different kinds of the woody trees, they get established. It is not that only the forest contains only one kind of species, but they have the many kinds of the species of the plants, trees, mosses, herbs, grasses. In itself, we say the climax community is a self-perpetuating, it is a self-contained ecosystem, which is a stable one. And we also discussed that if this very hydrosphere takes place in a region which is well humid, it gets converted into forest. If it is semi-humid, it gets converted into a grassland. If it is arid, it gets converted into a desert. So we discussed rightly from the phytoplankton stage to rooted submerged stage to floating stage, reed swamp stage, sedge meadow stage, then woodland stage, and the forest stage during the hydrosphere, that is ecological succession in water. So this was all about the hydrosphere. Next time we shall be talking about the xerosphere. Hope it was helpful to you, and it is my request to you all to like and subscribe my channel Biolearnia. Thank you very much.